नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज है गुरुवार, दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी वाला दिन और भारतीय बाजारों में ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होने के चलते बिकवाली का ही दबाव देखने को मिला है। इंडेक्स जो खुला करीब 18,045 पर, इस समय 18,012 के आसपास ट्रेड करता हुआ 18,000 के नीचे भी हम फिसले हैं कुछ समय के लिए। निफ्टी बैंक भी आप देखिएगा, निफ्टी बैंक में भी सेल साइड की पोजीशंस कायम हैं। 270 अंकों के नुकसान पर इस समय 42,555 के आसपास ट्रेड करता हुआ और यहाँ पर शुरुआत भी करीब 42,684 के आसपास हुई थी। तो टिका नहीं है मार्केट बेसिकली ऊपरी लेवल्स पर। हालांकि ऐसा नहीं था कि बहुत ऊपर खुला, गैप अप वाली बिल्कुल स्थिति नहीं थी। कल के लोज के आसपास ही हम खुलते हुए दिखाई दिए थे। मिड कैप इंडेक्स अब आपके सामने, जहां पर 250 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला है। तो आज क्लियरली ग्लोबल क्यूज हावी हुए हैं और भारतीय बाजारों में भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स आपके लिए, सेक्टर्स आपको मैं बता दूं जहां पर आज के दिन दरअसल खासा प्रेशर देखने को मिला है। एक तो ऑफकोर्स बैंकिंग काउंटर्स तो हैं ही, जहां पर हमने देखा है बिकवाली का दबाव बनता हुआ। इसके अलावा आप निफ्टी आईटी स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि नैस्डैक की धुलाई होती हुई दिखाई दी है, तो उसका एक ओवरहैंग निफ्टी आईटी पर बना। लेकिन एफएमसीजी हो, सरकारी बैंक हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट स्टॉक्स हो, अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की ही पोजीशंस आज के दिन दिख रही हैं। हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी आज के इस इम्पोर्टेंट सत्र में, इसकी बात करेंगे। याद रखिएगा, इस हफ्ते हमारे साथ मैदान में हैं इस साल के सबसे शानदार प्रदर्शन दिखाने वाले 3 जानकार, प्रशांत सावंत, अमित सेठ और मेहुल कोठारी। तो प्रशांत 14% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, मेहुल कोठारी 3.5% के रिटर्न्स पर और अमित सेठ ने करीब 2% तक के रिटर्न्स किए हैं एंजॉय। तो यहाँ से आगे की चाल को कैसे पढ़े और कैसे बढ़ाएंगे अपने इनफैक्ट इन रिटर्न्स को, सीधे जानकारों से ही समझते हैं। बताइए अमित, आज की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि सुबह भी हम बात कर रहे थे, एक क्लियरली डाउन टिक देखने को मिला है ओपनिंग के बाद और वो सस्टेन करता हुआ। हर्षिता मैम, कल के सत्र में हमने देखा कि बहुत ही मार्केट ने ट्राई किया 43,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, बट उसने नहीं टेक आउट किया। और कल के सत्र में कहीं टुवर्ड्स द एंड हमें ये हिंट मिल रहा था कि दिस विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउन साइड में जो 50 डेमा हमारा 42,000 का सपोर्ट है, मार्केट मेरे ख्याल से वहां तक आ सकती है। मुझे लगता है कि ब्रॉडर रेंज 42,000 नीचे में और ऊपर में 43,000 रहेगी। तो कंसोलिडेशन मोड में स्लाइटली नेगेटिव है, बट मुझे लगता है कि 42,200 42,100 के आसपास एक बार फिर से इसको रीअसेस करना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग लगता है कि वो लेवल्स एक बार आ जाएंगे। ओके, तो रीअसेस करने की ज़रूरत बार बार पड़ेगी ऑफ कोर्स, लेकिन देखते हैं मार्केट की चाल आगे कैसी रहती है। प्रशांत, आप इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन में हैं, आपकी अप्रोच मंदी और आप सभी की अप्रोच इनफैक्ट यही थी कि कुछ तेजी कुछ मंदी लेकर चलेंगे। आज इंडेक्स पर कोई खास व्यू है एक्सपायरी के मद्देनजर? क्या इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सपायरी में आज के लिए इंडेक्स को होल्ड करने के लिए? जी हर्षिता, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरी ये राय पहले से रही है कि ये सेल ऑन राइज का मार्केट है और मुझे ओवरऑल लग रहा है कि आज शायद 42,500 या 42,400 बैंक निफ्टी के पुट राइटर्स को शायद एस्केप वे मिल सकता है, यानी आज शायद रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकती है। बट ओवरऑल अगले 5 से 6 दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में स्पॉट बेसिस हम एक बार 17,800 17,780 इस जोन को टच कर लेंगे। और उसी के साथ बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि हम एक बार 41,800 इस जोन तक आ जाएंगे स्पॉट में। तो ओवरऑल मेरी जो रणनीति है वो सेल ऑन राइज या वीक स्टॉक्स ढूंढने की होगी। और जहां तक इसी के सामने ये फ्रंट लाइनर्स की बात हो गई, बट जहां तक मिड और स्मॉल कैप्स है, यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अगर हो तो हम स्लोली यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हैं। एक साथ पूरी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, थोड़े थोड़े ट्रांचेस में ही पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, तो एक साथ पोजीशन ना बनाए, थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन ले। अच्छा, आप ऑफिस के लिए निकले हैं या फिर वीकेंड के लिए निकल गए हैं? जी नहीं हर्षिता जी, यहाँ पे एक्चुअली आज एक सेमिनार है, तो वहाँ पे इक्विटी के बारे में बात करने के लिए मुझे जाना था, तो मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ, तो ऑन द वे से ही मैं शो अटेंड कर रहा हूँ। चलिए, नॉट प्रॉब्लम। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे लगा आपको मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपने सोचा ट्रेड्स तो हम दे देंगे ऑन द मूव, कुछ रोड ट्रिप कर लेते हैं न्यू ईयर की तैयारी में। जी नहीं नहीं, वैसा कोई प्लान नहीं है। मेहुल, मॉर्निंग। हर्षिता जी बताइए सर, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया मैम। आपने कहा कि प्रशांत जी को कुछ नहीं दिख रहा, हालांकि उन्हीं को दिखा था एक बुल्स आए। फैक्ट
जो फैक्ट उन्होंने स्टॉक चुना, आपको मैं कहूंगा पहले दिन जब फैक्ट के रिटर्न्स हमने देखे तभी मैंने और अमित भाई ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें तो रिजाइन करना है, इस बीच कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। नहीं, और अमित ने तो इनफैक्ट आरसीएफ और एनएफएल भी रखा था पोर्टफोलियो में, लेकिन वो चले और फटे कल, और पहले इन्होंने एग्जिट कर लिया। जी हाँ, दिक्कत मैम यही होती है। देखिए कैसा है मार्केट, कैसा है कि हम पहले कह रहे थे कि सेल ऑन राइज मार्केट है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर भी ध्यान देना है। बट हुआ क्या है, पिछले 2-3 दिन में चला कुछ भी नहीं है, फॉलोअप मूव कोई भी स्टॉक्स में नहीं है एक्सेप्ट फर्टिलाइजर्स। और ये दोनों ने जो प्रशांत जी ने जो पकड़ा था फैक्ट और इन्होंने आरसीएफ, तो काबिले तारीफ था। बट अनफॉर्चुनेटली आरसीएफ बिकॉज ऑफ द शो फॉर्मेट इनको निकलना पड़ा। बट स्टॉक पिकिंग इनकी बहुत अच्छी थी, मेरी स्टॉक पिकिंग थोड़ी सी खराब हो गई थी इस वीक में, मैं फर्टिलाइजर पकड़ नहीं पाया, तो ये एक दिक्कत हो गई। और इनफैक्ट ये वीक पूरा जिस हिसाब से मैं जैसा गया है, मैं कहूंगा ट्रेडर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज जो भी स्टॉक्स अगर चले भी हैं गिरे हैं तो उनमें फॉलोअप मूव कहीं पे भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल सेल ऑन राइज मार्केट है, 43,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 42,000 मुझे लगता है कि 2-3 दिन में टूट जाना चाहिए बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी 17,800 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, और डिफिकल्ट रहेगा आने वाला 1-2 हफ्ता ट्रेडिंग के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो डिफिकल्ट तो हफ्ता रहेगा, तो इस डिफिकल्टीज को इससे कैसे निपटना है वो पूछना शुरू करूंगी अब मैं। अच्छा, मेहुल नारायण हेल्थ के कैनरा बैंक का कैनरा का सेल और नारायण का बाय, ये 2 ट्रेड्स आपके रेडार पर थे, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं? जी हाँ मैम, अभी सी फॉर्मेट के हिसाब से अब 2 दिन बच गए हैं, तो ऑल इन रहना पड़ेगा हमको, तो ही थोड़े बहुत प्रशांत जी के पास आने के चांसेस हैं। तो मैं फिलहाल के लिए दोनों स्टॉक्स ओपन रख रहा हूँ, और आज एक मैं तीसरा स्टॉक दूंगा। क्या है वो तीसरा ट्रेड? तीसरा ट्रेड भी मेरा सेल साइड पे है, क्योंकि व्यू थोड़ा सा बेरिश है। वो है आदित्य बिरला कैपिटल, 145.50 के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसको सेल करके जाना चाहिए। 151 के स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, 151 का स्टॉप लॉस, और टारगेट में 130 का रखूंगा इसमें डाउन साइड पर। ओके, तो 130 के टारगेट के लिए एबी कैपिटल में सेल साइड का ट्रेड 151 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाए, 144 पर कर रहा है कारोबार। ये है एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जो इस समय आया है। अमित के पोर्टफोलियो पर नजर डाले। अमित, डू यू रिग्रेट आरसीएफ एनएफएल से पहले निकलना? डेफिनेटली रिग्रेट है, बट कह नहीं सकते। स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा था, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा जिस हिसाब से नेगेटिव हुआ, तो मुझे लगा रिटर्न नेगेटिव नहीं हो जाए, तो आई हैड टू एग्जिट। बट प्योर बैड लक, स्ट्रक्चर काफी अच्छा था, बट थोड़ा डीप स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता था। बट दिस हैपेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के लिए जो मैं स्टॉक देना चाहूंगा दैट इज आरवीएनएल। आरवीएनएल का स्ट्रक्चर सिमिलर टू लाइक अदर स्टॉक, जैसे आरसीएफ वगैरह देखा था, अच्छा इसमें पुल बैक देख रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो इसमें एक बाय की सलाह है। 69 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 66, और टारगेट रहेंगे लगभग 80 रुपीज के। टारगेट कल भी हमने देखा था करीब 5% के अपर सर्किट पर था, 3.5% ऊपर है काउंटर। 80 के लिए एक मौका तेजी का, 66 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा आरवीएनएल। अच्छा, जिंदल स्टेनलेस के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं, और एसबीआई में जो इनका ट्रेड था वो भी बना हुआ है एफआईआई। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पोजीशंस अभी भी होल्ड कर रहे हैं, बाय साइड का जो ट्रेड था। प्रशांत, दीपक नाइट्रेट के मंदी के ट्रेड को आप कैरी कर रहे हैं, नया क्या जोड़ेंगे? जी हर्षदा, काफी वक्त से मैं एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई कर रहा हूँ, जो 2 बार एग्जिट हुआ। अब मैं फिर से एक कोशिश करना चाहूंगा, वो है अंबुजा सीमेंट। ये करीबन 509-10 के रेंज में चल रहा है, मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 522, और मेरा टारगेट होगा 480 का, 480। अंबुजा 480 के टारगेट के लिए आप ये मंदी का ट्रेड लेकर चल रहे हैं, ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू बनता हुआ। एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज आप प्रशांत? जी 522, 522 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, 522। इसके साथ दूसरा ट्रेड इस समय देने का प्लान है या फिर दोपहर तक रुकेंगे? जी मैं एक ट्रेड के लिए थोड़ा रुकूंगा, मुझे लग रहा है आफ्टरनून में अच्छी सेलिंग आ सकती है, तो वहां पे मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, और अगर कोई मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिले तो वो देखूंगा। फिलहाल एक पोजीशन होल्ड करूंगा मैं। तो एक पोजीशन खाली है, आगे एक और ट्रेड आएगा। वैसे हमारे जानकारों के हाथ जो 3-3 स्टॉक्स आ रहे थे, अमित और मेहुल का पोर्टफोलियो पूरा है, प्रशांत एक जगह खाली रख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा अब गियर शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं टेक्सटाइल कंपनियों की। इनफैक्ट टेक्सटाइल ही नहीं, टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी और कुछ और सेक्टर्स रेडार पर रहेंगे, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एफटीए का करार हुआ था वो आज से लागू हो रहा है। एफटीए से 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी।
भारत से ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैं मेंशन कर रही थी, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है और कुछ और प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। और एफटीए से टेक्सटाइल को कितना फायदा मिलेगा, इस पर एक व्यू लेने के लिए हमारे साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट के एमडी शिवराम कृष्णन गणपति जुड़ गए। मिस्टर गणपति, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमें अगर समझा सके सर, ये एफटीए की मायने क्या रहेंगे, क्योंकि मैंने सोचा आपकी कंपनी पर नजर डालें, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में कल और परसों अच्छी खासी खरीदारी गोकुलदास एक्सपोर्ट और आपके पियर्स में हुई है, यू नो, इन द होप दैट दिस एफटीए इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग रियली बिग। कितना बिजनेस आप करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत कम बिजनेस करते हैं, अंडर 1% एट द मोमेंट। एफटीए आने के बाद शायद थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ये ध्यान में रखिए कि ऑस्ट्रेलिया एक छोटी कंट्री है, तो ओवरऑल परचेसिंग इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल ट्रेड विल बी वेरी स्मॉल, बट इट इज अ ग्रेट स्टार्ट. So an FTA with Australia, later on, FTA with UAE, and later on an FTA with UK will open up many markets for Indian exporters. और हमें preferential access मिलेगा, parity with certain countries like Bangladesh मिलेगा, और ऊपर से हम चाइना के मुताबिक और cheaper भी होंगे, especially if FTA with UK happens. So these are all great advantages that we have. The Australian FTA is a start, and it's a great start. I hope that it leads to many more FTAs for the country, and which will help the export industry at large, and also help the job creation, which this industry is quite famous for. ऐसी स्थिति में बताइए, जब नॉर्मली आपको अंदाजा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके यूएई के साथ एफटीए साइन हो सकता है, देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट इट विल हैपन, तो आप लोग फिर पहले से ही क्लाइंट्स के टच में आना शुरू करते हैं? हैव यू बीन स्काउटिंग फॉर न्यू बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया पर से? और ये क्या 1% से बाय द एंड ऑफ 5 years और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोइंग? तो नेचुरली हम बात करते रहते हैं उन क्लाइंटों के साथ, और जैसे ही एफटीए का जो बिजनेस चैनल्स खुल जाते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्राइस एडवांटेज फॉर बायर्स, एंड इसके जरिए दे आल्सो कम टू अस एंड टॉक टू अस. सो काफी डिस्कशंस चलता रहता है, एंड आई एम होपिंग दैट द वॉल्यूम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स विल ओनली इंक्रीज. अच्छा, मैं आपसे एक बार स्टेटस चेक भी लेना चाह रही हूँ, हाउ इज द इंटरनेशनल मार्केट रियली डूइंग, क्योंकि आप अमेरिका कैनेडियन मार्केट्स को अच्छा खासा केटर करते हैं. लास्ट टाइम यू हैड सेड दैट कुछ ऑर्डर्स में डिले होता हुआ दिखाई दे रहा था. हैज दिस सिचुएशन वर्सनड इफ नॉट इम्प्रूव्ड? No, situation has not worsened. Situation is, I would say, we are probably at the bottom at the moment, and going forward in a quarter or two, we will start seeing some improvements in the buying traction. So abhi most buyers are concerned about inflation, concerned about excess stocking or excess inventory that they had, particularly in the US. लेकिन अभी उन्होंने काफी इन्वेंट्री क्लियर किए हैं, और इसके चलते उनका सेल्स जो इंक्रीमेंटल सेल्स होगी, तो दे विल स्टार्ट कमिंग बैक टू बाय मोर. My anticipation is that the winter also has been harsh, so a lot of winter products would have also been sold, which really means that for fall holiday season going forward, which is our Q1 Q2 production, there will be a little more demand uptick. So I'm hopeful that the demand will start picking up from Q1 onwards and really start growing considerably from Q3 of FY24 onwards. So improvement will be seen going forward. अभी हम एक लो पहुंचे हैं, और यहाँ से अभी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. तो जो भी नेगेटिव्स थे, दरअसल कम होते डिमांड की, रिसेशन के डर की, वो आप कह रहे हैं इस समय फैक्टर्ड इन है, और यहाँ से आगे ज्यादा आपके क्लाइंट्स की तरफ से ना इन्वेंट्री पाइल अप होता हुआ दिखाई देगा, ना ही वो अपनी इन्वेंट्री को कम करना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, यही आपने इंडिकेट किया था, लोगों के पास अगर इन्वेंट्री पड़ी है, शायद उसमें वो और स्टॉकिंग ना करें, इन द फियर की डिमांड होगी या नहीं होगी. करेक्ट. तो वो जो पिकअप है थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा, और उसके बाद इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट डेफिनेटली वी विल स्टार्ट सीइंग अ पिकअप गोइंग फॉरवर्ड. व्हाट आर यू लार्जली एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ योर रॉ मटेरियल इनपुट आल्सो फॉर द रिमेनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 and of course the remaining of FY23?
Sure. So remaining of FY23, there's hardly any left. So we would have already secured the raw material for that. For the first half of FY24, we generally go more into synthetics. Indian cotton prices, I would say, have softened compared to last year. But I hope it doesn't go up. On the contrary, if it's slows down or softens up a bit, it will be nice. It all depends on how much of cotton stock flows through the year, which will depend on how the cotton pricing. But as far as Gokaldas is concerned, हमारा तो raw material price pass through के जरिए चला जाता है, तो हम raw material cost हम customers को pass on कर देते हैं, तो it is not a big impact as far as we are concerned. मिस्टर गणपति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Thank you. Wish you a happy new year and to your viewers as well. धन्यवाद. तो देखिए, जैसे जैसे FTAs आगे और साइन होंगे, उसका ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा. ऑस्ट्रेलिया से इस समय कंपनी सिर्फ 1% का काम करती है, लेकिन अगले 5 सालों में इस मार्केट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जरूर है. बेसिकली कंपनी ये भी कह रही थी कि जो भी डिमांड इरोड होने के पहले लक्षण देखने को मिले थे, स्पेशली 2 महीने पहले, उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है. अब Q2 इनका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा जब हम नए वित्त वर्ष में उतरेंगे, और Q1 से भी थोड़ी सी उम्मीद है कि बेहतरी नजर आएगी. चलिए, इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे, मार्केट का जायजा लेंगे और ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का भी. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन. तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं. कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए, यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है. और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T. और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है. अच्छा. अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है. होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह. तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में. अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है. कुछ है. और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए. तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते. तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं. तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी. और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी के ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे, उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए. अब इसको बोलते हैं कस्टडी. तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी. इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है. बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की. लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं. बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने. तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं. और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में. अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा, तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है. तो वहां पर ये नियम अप्लाई. वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी. मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए
ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20 हज़ार से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण, जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट के एक्शन में कुछ खास बदलाव नहीं, 18,025 के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। 96 अंकों की गिरावट। अब रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं एक एक करके। प्रशांत ने एक जगह खाली रखी है, बाकी 2 पोर्टफोलियो पूरे फुल है। तो प्रशांत ने दीपक नाइट्रेट कैरी किया, सेल साइड का ट्रेड, 1820 का टारगेट है वहां पर, 2050 स्टॉप लॉस। अंबुजा सीमेंट नया जोड़ा है, 480 का टारगेट, 522 स्टॉप लॉस। अंबुजा सीमेंट में 0.4% तक की बढ़त आती हुई या फिर योगदान, एंड 0.37% का योगदान दीपक नाइट्रेट की ओर से। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर, और यह है अमित सेठ का। तो SBI के बाय कॉल को होल्ड कर रहे हैं, ये 640 का टारगेट था। जिंदल स्टेनलेस भी होल्ड किया हुआ है तेजी की तरफ, 240 नया जोड़ा है। RVNL 80 का टारगेट, 66 का स्टॉप लॉस। SBI आधा % का दबाव डालता हुआ, लेकिन जिंदल स्टेनलेस आधा % ऐड कर रहा है और RVNL भी आधा % जोड़ कर दे रहा है इनको। अब आइए मेहुल के पोर्टफोलियो पर। तो एक नया ट्रेड आया, आदित्य बिरला कैपिटल, सेल कॉल, 130 का टारगेट है, 151 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक सेल साइड का ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, 300 का टारगेट। नारायण हेल्थ केयर का बाय साइड का ट्रेड भी इन्होंने होल्ड किया है। नारायण 1.5% गवा रहा है, 2% जोड़ रहा है कैनरा का सेल कॉल, एंड आदित्य बिरला कैपिटल 0.07% तक का योगदान देता हुआ। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब कैसी दिख रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, और ये है ताज़ा तस्वीर। 15.5% के रिटर्न्स पर अब प्रशांत सावंत, मेहुल कोठारी 6% के रिटर्न्स पर, अमित सेठ 3% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। चलिए लेंगे एक ब्रेक। आप तीनों को ऑल द बेस्ट। प्रशांत, आपके तीसरे ट्रेड का इंतजार रहेगा। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।